ऑफिस से घर आते ही दीपक बहुत थक गया था। पत्नी को चाय का कहकर वो सोफे पर पसर गया। कुछ देर बाद वर्षा चाय बिस्किट ट्रे में लेकर दीपक के समक्ष बैठ गई। चाय का घूंट लेते हुए दीपक ने कहा, अरे यार, एक बात बताना तो भूल ही गया। मुझे ऑफिस की तरफ से इस बार लखनऊ जाना पड़ेगा। वर्षा खुशी से उछल पड़ी। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बच्चों के स्कूल में 5 दिन की छुट्टियां हैं। 2 दिन की छुट्टी उन्हें और दिला देंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, दीपक ने कहा। वर्षा के उत्साह का उफान दोगुना हो गया। दरअसल वर्षा का मायका लखनऊ में ही था। कितने दिन हो गए गए हुए, अब हफ्ते बहुत मज़े से कटेंगे। बच्चों को भी इस बार लखनऊ घुमा दूंगी। वर्षा के स्वर में बच्चों की सी सोखी देख दीपक के अंधरों का पर मुस्कुराहट उभर आई। वर्षा बोली, पर तुम कल सुबह ही भैया को अपना प्रोग्राम बता देना। दीपक फिर धीमे से मुस्कुराकर बोला, पर मैं तो सोच रहा था कि इस बार उन्हें अचानक पहुंचकर सरप्राइज कर देंगे। नहीं, तुम पहले फ़ोन ज़रूर कर देना। कमरे से निकलती हुई वर्षा एक पल को ठहर गई। पर क्यों? अरे उन्हें कुछ तैयारी करनी होगी। आखिर तुम दामाद हो उस घर के। कहते हुए वर्षा रसोई घर की ओर मुड़ गई। पर दीपक का चेहरा गंभीर हो उठा। वर्षा की यही बात तो उसे अच्छी नहीं लगती थी। ससुराल में उसकी इतनी आवभगत होती कि संकोच महसूस करके वह स्वयं वहाँ बहुत कम जाता था। वर्षा के भैया भाभी से जब जब उसने औपचारिकता के इन बंधनों को काटने का अनुरोध किया तो वर्षा ने बीच में आकर सब कुछ वहीं का वहीं स्थिर कर दिया। इस संबंध में दीपक ने खुद कितनी बार पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ रहा। उसके मस्तिष्क पर तो संस्कारों की स्याही ने लिखी इबारत इतनी पक्की थी कि उस पर कोई रंग चढ़ने को तैयार न था। वर्षा नाश्ता ले आई। नाश्ता करते हुए बच्चों की भी खुशी का ठिकाना न था। बचपन में मामा का घर शिमला मनाली से कम थोड़े न होता है। पिछली बार की स्मृतियाँ अभी भी ताज़ा थीं, सो वे आगे का प्रोग्राम बना रहे थे। 6 साल की रिया बोली, याद है भैया, पिछली बार मामा जी के यहाँ कितना मज़ा आया था। रोज़ खूब चाट पकौड़े, आइसक्रीम और रसगुल्ले खाते थे। टीवी पर रोज़ फिल्म, और माँ कह रही थी कि हम पूरे साल भर बाद वहाँ जा रहे हैं। मामा जी हमको नए नए कपड़े भी देंगे। ये सुनकर किशन बहुत खुश हुआ, लेकिन उधर से गुजरते दीपक का मन खट्टा हो गया। दिल तो किया कि वर्षा का जाना रद्द कर दे। वह सोचने लगा, आखिर क्या कमी है इस घर में वो जो वह अभी तक मायके वालों से इतनी अपेक्षाएं रखती है। फिर वह ये क्यों नहीं सोचती कि उसके भाई का अपना परिवार है। कब तक अपने माँ बाप के दायित्वों का बोझ वह उठाता रहेगा। शराफत की भी एक सीमा होती है। अब बच्चों के भोले मस्तिष्क में भी इस प्रकार की बातें डालकर वह अच्छा नहीं कर रही। उसी पल दीपक ने निश्चय कर लिया कि इस बार वापस आने पर वर्षा से इस विषय पर कड़ाई से पेश आएगा। अब जाते समय इस बात को छेड़कर पत्नी को और स्वयं का मूड खराब नहीं करना चाहता था। अगर भाई अपने कर्तव्यों को निभा रहा है तो बहन का भी तो कुछ फर्ज बनता है। पर वर्षा तो इस मामले में बिल्कुल कोरी है। अधिकारों की सीमाएं लांघना तो उसे खूब आता है, पर कर्तव्यों की लक्ष्मण रेखा के करीब भी जाना उसे पसंद नहीं। स्टेशन पर भैया भाभी आए हुए थे, पर इस बार दीपक ने महसूस किया कि हर बार की तरह उनके चेहरों पर वह ताजगी नहीं थी जिसे देखने का वह अभ्यस्त था। घर जाते समय उसने दबे शब्दों में उनसे पूछने का प्रयत्न भी किया, जिसे भैया हंसकर टाल गए। पर वर्षा इन सब से बेखबर अपने ही रोम में भाभी को नोएडा के किस्से सुनाती जा रही थी। घर पहुंचते ही सबने नाश्ता किया। एक तो ज़बरदस्त भूख, ऊपर से भाभी ने इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया था कि प्लेटों पर प्लेटें साफ होती चली गईं। नाश्ते के बाद भाभी तो रसोई घर में दोपहर के भोजन की व्यवस्था में लग गई और वर्षा भैया से गपशप मारने में मशगूल हो गई। भैया, आप ऑफिस जाकर गाड़ी वापस भेज दीजिएगा, क्योंकि इस बार मैं बच्चों को लेकर लखनऊ घुमाने का वादा कर चुकी हूँ। बातों के दौरान वर्षा ने कहा तो पास ही खड़ा टाई की गांठ लगाता दीपक झल्ला उठा। तुम भी कमाल करती हो वर्षा, भैया का ऑफिस यहाँ है। 30 किलोमीटर दूर से कार वापस आए और फिर शाम को भैया को भी लौटना है। इससे तो अच्छा है तुम लोग टैक्सी से जाओ, बच्चे आराम से घूम लेंगे। देखो जी, तुम मेरे और मेरे भैया के बीच में ना बोलो, ये हमारे आपस की बात है, वर्षा ने चिढ़कर कहा। तो क्रोध में भर दीपक बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। वह जानता था कि मायके में वर्षा से कुछ कहना और भी व्यर्थ सिद्ध होगा। अगले 2 दिनों तक दीपक अपने ऑफिस मीटिंग में व्यस्त रहा। उसकी कंपनी द्वारा एक नई फैक्ट्री लगाने के सिलसिले में कनाडा से कुछ सुपरवाइजर आए हुए थे, इसलिए दोपहर और रात का खाना भी उसे विदेशी अतिथियों के साथ ही खाना पड़ता था। इस बीच वर्षा ने भैया की कार से बच्चों को जी भरकर सैर कराई। भाभी के बच्चे तो स्कूल जाते
चले जाते थे और भाभी को घर में ही काफ़ी काम था क्योंकि पुराना नौकर इन दोनों छुट्टी पर था। इसलिए वर्षा के साथ केवल उसके बच्चे किशन और रिया ही थे। तीसरे दिन दीपक ने आकर बताया कि अगले 2 दिनों की मीटिंग शिमला में होनी है और वर्षा अगर वहाँ अकेले घूमना पसंद करे तो उसके साथ चल सकती है। घुमक्कड़ वर्षा को इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती थी। शानदार होटल में रहना, खाना और घूमने के लिए कंपनी की गाड़ी उसने झट से हाँ कर दी। पर शिमला में पहला दिन ही उसका अच्छा नहीं बीता। वहाँ पहुँचते ही मौसम बहुत ख़राब हो गया। तेज़ हवा के साथ बूंदाबांदी भी होने लगी। दीपक के जाने के बाद वर्षा को होटल के कमरे में ही सारा दिन गुजारना पड़ा। इसलिए जब दीपक ने रात में लौटकर बताया कि मीटिंग 2 दिन के बजाय एक ही दिन में ख़त्म हो गई है और वह सवेरे ही लखनऊ वापस जा रहे हैं, तो वर्षा ने चैन की सांस ली। भैया के घर पहुंचते ही गेट पर ही वर्षा की छोटी बहन मोना मिल गई। दौड़कर उसने वर्षा को अपनी बाहों में भर लिया। ओ दीदी, कितने दिन बाद मिली हो, पर तू कब आई? वर्षा ने उसके साथ भीतर कदम रखते हुए पूछा। कल बस तुम्हारे जाने के 5 मिनट बाद। नवीन को कुछ सामान खरीदना था। अच्छा, पर तू 5 मिनट पहले आ जाती तो मैं शिमला की बोरियत से बच जाती। वर्षा ने हंसकर कहा तो मोना भी मुस्कुरा दी। क्यों, शिमला में जीजा जी के साथ अच्छा नहीं लगा क्या? ये बात नहीं, वर्षा झेपती सी बोली। वहां पहुंचते ही मौसम इतना खराब हो गया कि होटल से बाहर पाँव निकालना भी दुश्वार था। कहते कहते उसने सोफे पर बैठते हुए वहीं से आवाज़ लगाई। अरे भाभी, ज़रा चाय तो पिला दो। पर तुम कहाँ चली साली जी? हमारे आते ही टैक्सी वाले को भाड़ा चुकाकर तब तक दीपक भी भीतर आ गया। मोना को उठते देख उसने चुटकी ली तो उसने भी हंसकर जवाब दिया, आपके लिए बढ़िया सी चाय बनाने जीजू। पर तू क्यों जा रही है? रसोई में भाभी तो हैं। वर्षा ने मोना का हाथ पकड़कर उसे बिठाने का प्रयत्न किया, पर उसने धीमे से हाथ छुड़ा लिए। भाभी सीतापुर गई हैं भैया के साथ। उनकी बहन के लड़के का जन्मदिन है आज। क्या, पर तुझे वहाँ यहाँ अकेली छोड़कर? वर्षा का स्वर आश्चर्य की नोक पर लटक गया तो मोना गंभीर हो उठी। वह गई नहीं, बल्कि मैंने ही उन्हें जबरदस्ती भेजा है। इस घर में तो ब्याह से पहले मैंने 20 साल गुजारे हैं। यहाँ रहकर अकेलापन कैसा? फिर यश और अनु हैं, वे लोग स्कूल के कारण नहीं गए हैं और नवीन तो शाम को आ ही जाते हैं। कुछ सोच में पड़ गई वर्षा, फिर धीमे से बोली, पर भाभी को तो मालूम था कि हमें लौटते ही नोएडा जाना है। हाँ लेकिन दीदी, तुम अपने कार्यक्रम के मुताबिक 1 दिन पहले लौट आई हो और कल तुम्हारे जाने से पहले तक भाभी आ जाएंगी, कहकर मोना चाय बनाने चली गई। पर वर्षा को भाभी का ये उपेक्षित व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। सोचने लगी कि आखिर वह रोज रोज तो मायके आती नहीं। कुछ ही देर में मोना चाय के साथ पकौड़े भी बना लाई और सब लोग चाय पीने के साथ हंसी मजाक में व्यस्त हो गए। बातों के दौरान ही मोना रसोई घर से सब्जी उठा लाई और जब तक बातें खत्म हुई तब तक उसने रात के खाने के लिए सब्जियां काट ली थी। अगले 2 घंटों में मोना ने रात का खाना तैयार कर लिया। वर्षा ने भी उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दी थी। तब तक नवीन भी आ गया। फिर खाने की मेज पर कुछ अतीत और कुछ वर्तमान की बातों में कब रात के 11 बज गए पता ही न चला। दूसरे दिन सुबह ही भैया भाभी आ गए। वर्षा को पहले ही वहां उपस्थित देखकर भाभी को थोड़ी हैरानी हुई, पर मोना ने तुरंत आगे आते हुए हंसकर कहा, दीदी का प्रोग्राम बदल गया था, इसलिए कल शाम ही आ गई। पर घबराओ नहीं भाभी, तुम्हारे मेहमान को मैंने कोई तकलीफ नहीं होने दी है। ये सुन और समझकर वर्षा चिढ़ गई। मैं मेहमान हूँ तो मोना क्या है? पर बहन से बात न बढ़ाने की गरज से चुप रही। तभी भाभी रसोई घर की ओर बढ़ी तो मोना ने उन्हें रोक दिया। तुम बैठो भाभी, अभी सफ़र से थकी मांदी आई हो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। फिर वर्षा ने गौर किया कि भाभी के आने के बाद भी मोना घर के हर काम में इतनी रुचि ले रही है जैसे वह कभी इस घर में से गई ही ना हो। वह उसी घर का एक अंग लग रही थी। भैया भी बात बात पर मोना और नवीन से सलाह ले रहे थे। भैया के बच्चों को तो वह कल से ही देख रही थी। वह किसी न किसी बहाने मोना को घेरे हुए थे। खाना बनाते समय रसोई घर से बराबर मोना और भाभी की आवाज़ें आ रही थी। सब कुछ महसूस कर वर्षा को पहली बार उस घर में अपना अपमान सा लगा, वह भी अपनी ही छोटी बहन के कारण। वह सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या कर दिया है मोना ने जो भाभी उससे इस कदर घुल मिल कर बातें कर रही हैं। मुझे तो याद नहीं कि भाभी ने कभी मुझसे भी इतनी अतरंगता से बात की हो। आखिर मुझ में क्या कमी है? मोना का पति अंगद सफल व्यवसायी है, तो मेरे पति दीपक भी तो एक प्रतिष्ठित विभाग में उच्च अधिकारी हैं। वर्षा का मन उदास हो गया तो वह चुपचाप कमरे में आकर लेट गई। दीपक ऑफिस जा चुके थे और नवीन भैया के साथ फैक्ट्री चले गए। बच्चे बाहर खेल रहे थे। तन्हाई उसे बहुत खल रही थी, पर इससे भी ज़्यादा गम उसे इस बात का था कि उसकी उपस्थिति से बेखबर मोना और भाभी अपनी ही बातों में मशगूल हैं। अरे दीदी, तुम यहाँ लेटी हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ ढूंढ कर थक गई। कुछ ही देर में मोना ने कमरे में घसते हुए कहा तो वह जानबूझकर चुप रही, पर मन ही मन बड़बड़ाई, खाक मुझे ढूंढ रही थी, झूठी कहेंगी। क्या बात है वर्षा, तबीयत तो ठीक है? तब तक भाभी भी आ गई। वर्षा के माथे पर हाथ रखकर उन्होंने बुखार का अंदाज़ा
लगाना चाहा, पर उसने धीमे से उनका हाथ हटा दिया। ठीक हूँ, कोई खास बात नहीं है। सिर में दर्द है क्या? भाभी ने के स्वर में चिंता उभर आई तो वह गुस्से से भर गई। ऊपर से कैसे दिखावा करती हैं, उसने सोचा। मोना और भाभी के बहुत जोर देने पर वह बाहर आकर बैठ तो गई, पर उसका मन अनमना ही रहा। नोएडा जाने के लिए उन लोगों को अगले दिन का आरक्षण मिला था। रात में भैया, दीपक और नवीन की खाने पीने की विशेष महफिल जम गई। भाभी और मोना ने मिलकर कई तरह के व्यंजन बना लिए थे। मोना, शाही पनीर तो तुम ही बनाओ, तुम्हारे भैया बहुत पसंद करते हैं, भाभी ने हंसकर मोना से कहा। पर उस समय वह ये नहीं देख पाई कि वहीं वर्षा खड़ी खड़ी वर्षा का मुंह अचानक ही सिकुड़कर रह गया था। मन में पलती अपमान की पीड़ा को सिरदर्द का नाम देकर वर्षा जल्दी बिस्तर पर आ गई। दीपक भी 12 बजते बजते नींद से बोझिल आंखें लिए पलंग पर लेटते ही सो गए। पर बिस्तर पर करवटें बदलते हुए देर तक जागती वर्षा के कानों में कुछ आवाज़ें रह रहकर आ रही थीं। दीपक ने के आने के बाद वह स्नानघर जाने के लिए कमरे से बाहर निकली ही थी कि खाने के कमरे से आती नवीन की आवाज़ सुनकर वह चौंक कर ठिठक गई। वह कह रहा था, भैया आप चिंता मत करिए, कोई ना कोई हल शीघ्र ही निकल आएगा। अरे मुझसे ज़्यादा तो चिंता सुनीता को है, जो दिन रात उसी में घुली जाती है। देखते ही इसका चेहरा ये भैया का स्वर था। अरे भाभी, जब तक हम हैं तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेंगे। मोना के स्वर में दिलासा के रंग लबालब झलक रहे थे, जिन्हें महसूस करके ही शायद भैया ने भरे स्वर से कहा, मैं जानता हूँ तुम ही लोग तो हो जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। स्नान घर से आते ही अपमान की अग्नि में वर्षा का तनमन सुलग उठा। तो क्या मैं इतनी पराई हूँ कि नवीन के सम्मुख भैया अपनी समस्या कह सकते हैं, पर अपनी ही सगी बहन से इतना दुराव? मैं तो भैया भाभी के घर को बिल्कुल अपना समझकर यहाँ आने को उत्सुक रहती थी, पर क्या मालूम था कि उनका स्नेह और सत्कार केवल दिखावा है, अपनापन तो केवल। मोना के हिस्से में मन आहत हुआ तो आंखों से बरबस ही गंगा जमुना की धार बह निकली और वह उसी पानी में डूबकर कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब वह सोकर उठी तो वाकई उसका सिर भारी था, पर रात के अनुभव की खटास अभी दिल से मिटी नहीं थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वह लखनऊ जल्द ही नहीं आएगी, पर रात को मोना, नवीन और भैया की बात का अधूरा सिरा अभी भी उसके सीने में फांस की तरह चुभ रहा था। जब सब कुछ असहनीय हो गया तो वह मोना को लेकर ऊपर चली आई। मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। उस दिन संडे था, बच्चे टीवी देखने में व्यस्त थे और नाश्ते के बाद दीपक नवीन के साथ बाजार चले गए। भैया बैठक में किसी से बातें कर रहे थे और भाभी नहा रही थी। पर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे भाभी के सामने? मोना ने छत की मुंडेर पर बैठते हुए पूछा तो वर्षा बीच में ही बोल पड़ी, क्यों, बहुत सी बातें क्या ऐसी नहीं है जो भाभी मेरे सामने नहीं कहना चाहती? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? बहन का तर्क स्वर्ग मोना को हतप्रभ कर गया। देख मोना, अनजान बनने की कोशिश मत कर। मैं कल से देख रही हूँ अपने प्रति सबका बेगाना व्यवहार, और जिसमें इतने दिन तक उनका प्यार समझती रही, अब जाकर मालूम हुआ कि वह एक खोखला दिखावा था। वर्षा का स्वर अभी भी कसैला था, पर मोना ने अपना स्वर यथासंभव कोमल बना लिया। ये तुम कैसे कह सकती हो? वर्षा गुस्से से बोली। कल से मैं देख नहीं रही कि हर बात में भैया भाभी का तुझसे मशवरा करना, वह घुट-घुट कर बातें करना और भैया की कुछ समस्या। आखिरी शब्दों पर वर्षा हिचकिचा गई तो मोना व्यंग से मुस्कुरा दी। हम तो तुमने सब सुन लिया, चलो ये भी अच्छा ही हुआ। पर उस और बिना ध्यान दिए वर्षा अपने ही रो में शिकायत करती जा रही थी। देख मोना, मैं तुझसे बड़ी हूँ, फिर दो बहनों के बीच भैया का यूं अंतर रखना क्या अच्छी बात है? और मुझे तुझसे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहन के आखिरी लफ्ज़ों पर ध्यान न देकर मोना अपने एक एक शब्द पर जोर देकर बोली, पर दीदी, ये अंतर बनाया किसने? ये तुमने कभी सोचा? मतलब क्या? मतलब ये कि ये अंतर तुमने स्वयं अपने हाथों का गढ़ा है। मोना अचानक ही जैसे लाल हो उठी। मैंने? हाँ दीदी, तुमने भैया को सदैव रिश्ते की छड़ी से दबाए रखा। उनके कर्तव्यों की तो हमेशा तुम्हें याद रही, पर अपने फर्ज की ओर भूल कर भी नहीं देखा। दीदी, तुम ये भूल गई कि खून के संबंध जन्म से जरूर अपना महत्व और मजबूत लिए होते हैं, पर कभी कभी बाद में यही संबंध मात्र बोझ बनकर रह जाते हैं, जिन्हें निभाने की बस एक विवशता होती है। अब समय आ गया है कि इस बोझ को हम जानबूझकर अपनों के कंधों पर न डालें। ये तू क्या कह रही है मोना? तू कहना चाहती है कि मैं भैया से अपना संबंध? वर्षा का स्वर हैरानी के आरोह को पार कर पाता इससे पहले ही मोना ने हंसकर उसे पकड़ लिया। नहीं दीदी, भैया से तुम्हारा संबंध अपनी जगह पर है, पर हाँ, यदि तुम इसी रिश्ते में विवशता की जगह मित्रता का रंग मिला दो तो तुम्हारा संबंध और गहरा हो उठेगा, क्योंकि मित्रता उस पुष्प की भांति है जिसकी
सुगंध कभी ख़त्म नहीं होती। रिश्ते चुने नहीं जा सकते, पर मित्र बनाना हमारे अपने अधिकार में है। रिश्ते हमारे शरीर के साथ जन्म लेते हैं, जबकि मित्र हमारा मन स्वयं चुनता है। इसलिए उनमें औपचारिकता नहीं होती, रिश्तों का परंपरागत आडंबर नहीं होता। मैंने भी यही किया है दीदी। औपचारिकता की सारी कड़ियाँ एक और समेट मैंने भैया भाभी को अपना मित्र बना लिया है। मैं समझी नहीं मोना। तुम तो जानती हो दीदी, नवीन के साथ मैं अक्सर लखनऊ आ जाती हूँ, पर एक बहन के अधिकार से नहीं, बल्कि एक मित्र की हैसियत से। और इसी नाते मैं उनका हर सुख दुख बांटने का प्रयत्न करती हूँ। मैं जानती हूँ कि भाभी को घूमने का शौक़ है, पर बच्चों के कारण वे जा नहीं पाती। इसलिए यहाँ आकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें घूमने का अवसर देती हूँ। घर के कामों में उनका हाथ बटाती हूँ। इससे उन्हें भी अच्छा लगता है और मुझे भी। यहाँ पर परायापन नहीं लगता। फिर दीदी ज़रा ये भी सोचो कि सिर्फ भाई होने के नाते क्या वह हमेशा ही हमारी झोली भरने का दायित्व निभाते रहेंगे? आखिर अब उनका भी अपना परिवार है। फिर हम लोगों के पास भी कोई कमी तो नहीं है मोना। बुआ, मोना बुआ। तभी नीचे से भैया के बेटे यश का स्वर गूंजा और वह लपक कर नीचे चली गई। पर जाते जाते वह वर्षा के लिए विचारों का अथाह समुद्र छोड़ गई। वर्षा सोचने लगी, कितना सही कहती है मोना। स्वयं मैंने भी तो भैया के ऊपर हमेशा यही व्यवस्था थोपी है। मायके आकर घूमना फिरना या फिल्म देखने के अतिरिक्त मुझे याद नहीं कि भाभी के साथ मैंने कभी रसोई घर में हाथ बटाया हो। किस सोच में डूब गई दीदी। काम निपटाकर मोना फिर ऊपर आ गई तो वर्षा चौंक गई, पर मन की बात छिपाते हुए उसने विषय पलट दिया। वह भैया की समस्या। हाँ दीदी, भैया को इस बार व्यापार में 5 लाख रुपए का घाटा हुआ है। उनकी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत ही खराब है। मोना का गंभीर स्वर वर्षा को बेचैन कर गया। वह बोली, क्या कह रही हो बहन? हाँ, भैया ने माल देने के लिए किसी से 5 लाख रुपए बतौर पेशगी लिए थे, पर उसके बाद ही उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उनके पीछे कर्मचारियों की लापरवाही से माल इतने निम्न स्तर का बना कि उसे कोई आधे पौने में भी खरीदने को तैयार नहीं। पेशगी देने वाली पार्टी का कहना है कि 1 माह के भीतर या तो वह उन्हें अच्छे स्तर का माल दें, वरना उनका पैसा वापस कर दें। पर वह पेशगी 5 लाख वह भैया ने कच्चा माल खरीदने में व्यय कर दिया। अब वह भाभी का पूरा जेवर भी गिरवी रख दें तो भी उन्हें 2 लाख से ज़्यादा रुपया नहीं मिलेगा। मोना इतना कहकर चुप हो गई, पर वर्षा के मस्तिष्क में तो अभी भी कुछ चल रहा था। पर भैया ने हम लोगों से ये बात क्यों नहीं बताई? कैसे बताते? मोना का स्वर इस बार ज़रूरत से ज़्यादा तीखा था। तुम तो इस घर में हमेशा बेटी के हक की बग्घी में बैठकर मान सम्मान पाने की दृष्टि से आई। फिर भला वह अपने घर की इज्जत को तुम्हारे सामने कैसे निवस्त्र करते? हम मध्यवर्गीय परिवारों का आत्मसम्मान ही तो एक पूंजी है। फिर भैया का स्वभाव तो तुम जानती ही हो। कोई उनके गले में हाथ डालकर उनका दर्द कोई भी उगलवा ले, पर दूर खड़े व्यक्ति पर तो वह अपनी पीड़ा की छाया भी नहीं पड़ने देंगे। मोना ने इतनी बेरहमी से सच्चाई की परतें उधेड़ी कि वर्षा कराह उठी। मोना बस करो अब, और सुनने का मुझ में साहस नहीं है। मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है वर्षा। तभी नीचे से दीपक का स्वर गूंजा और वे दोनों उठकर नीचे आ गए। नवीन और दीपक बाजार से ही खाना ले आए थे। भाभी, आज आपकी रसोई की छुट्टी। दीपक ने हाथ में पकड़ा बड़ा सा पैकेट भाभी की ओर बढ़ाया तो वह अचकचा गई, पर यह सब उन्हें कुछ सूझा नहीं कि क्या कहें। अरे, आज हम लोगों की छुट्टी है तो आप लोगों को भी तो आराम मिलना चाहिए। आखिर ये समानता का युग है ना। एक समवेत ठहाका लगा और अचानक ही वर्षा को जैसे वातावरण हल्का फुल्का लगने लगा। शाम को चलते समय भाभी ने वर्षा के सम्मुख साड़ी और बच्चों के कपड़ों के लिए रुपए रखे तो वह पहली बार सकुचा उठी। बस भाभी, औपचारिकताओं के बंधन को तोड़कर आज मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। अब फिर मुझे उसी दलदल में मत घसीटो। भाभी पता नहीं इन शब्दों का अर्थ समझी या नहीं, पर पास खड़ी मोना ने उन्हें आंख से इशारा किया। कुछ न बोलते हुए उन्होंने वर्षा को अपने आंख में भर लिया। ट्रेन में बैठ वर्षा ने सुबकते हुए सबको अलविदा कहा। क्यों? मायके से बिछड़ने का गम सता रहा है? दीपक ने उसे छेड़ा तो वह धीमे से बोली, वह बात नहीं तो फिर किसी और से बिछड़ने का। दीपक के स्वर में शैतानी उतर आई, पर वह तो रुआसी हो उठी। तुम्हें मालूम नहीं भैया इस समय कितनी परेशानी में, काश हम उनकी मदद कर पाते। बच्चे मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त थे। इतने दिनों बाद एकांत पाने पर दीपक का मन तो कर रहा था कि वह वर्षा को कुछ और चिढ़ाए, पर उसका उदास स्वर सुन उसने ये विचार छोड़ दिया। मुझे मालूम है, पर तुम्हें कैसे पता चला? दीपक के स्वर में आश्चर्य का स्पर्श था, पर वर्षा ने
और ध्यान न दे चिंतित स्वर में कहा, अब क्या होगा, क्या भैया की फैक्ट्री? पर दीपक मुस्कुरा दिया, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर इतना रुपया? मैंने लघु उद्योग विकास बैंक के प्रबंधक से बात की थी, वह मेरा पुराना मित्र निकला। 15 दिन के भीतर भैया को 5 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। ओह दीपक, तुम कितने अच्छे हो। खुशी और गर्व से भरकर वर्षा ने पति के दोनों हाथ अपनी मुट्ठियों में भर लिए तो मुस्कुराकर दीपक ने बच्चों की ओर संकेत किया। लजाकर वर्षा ने झटके से हाथ छोड़ दिए। बाद में सीट पर बिस्तर लगाते हुए दीपक ने उसे बताया, भैया की परेशानी की कुछ भनक तो मुझे यहाँ आते ही हो गई थी, पर उनसे साफ पूछने का साहस नहीं हो पा रहा था। नवीन के आते ही उससे पूछा, मुझे पूरा ब्यौरा मिल गया और फिर भैया से बात करके समस्या चुटकियों में हल हो गई। पत्नी का बदला रूप देखकर दीपक को बहुत प्रसन्नता हो रही थी। रिश्ते में दुर्गंध आने से पहले ही वर्षा ने बासी औपचारिकताओं को जड़ से उखाड़ उसमें हमेशा के लिए ताजगी भर दी थी। पर उससे भी ज़्यादा खुशी का एहसास उस वक्त भाभी के घर से वापस जाते हुए मोना को हो रहा था, क्योंकि उसके भैया को एक मित्र जो मिल गया था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आई होप आज की कहानी आप सबको पसंद आई हो।